तो 6 जनवरी पहला चरण पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। काफी लंबे वक्त से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था, काफी डिले हो रहा था क्योंकि काफी जगहों पर कार्यकाल भी खत्म होने की खबरें थी और कई जगहों पर भी बताया जा रहा है कि 2022 में, जैसे कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी गया। ये मामला बहुत पहले से पेंडिंग इसलिए भी चल रहा था क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर भी इस मामले में एक पैंच था। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव बने हुए, हमें और भी जानकारी देंगे। ब्रिजेश जी, काफी लंबे समय से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन काफी लंबे समय से पेंडिंग था। अब आखिरकार 6, 28 और 13 यानी 6 जनवरी, 28 जनवरी और 13 फरवरी ये तारीखें सामने आ गई हैं। अब जाहिर है जब तारीखें सामने आ गई तो उसको लेकर तैयारियां भी हुई होंगी, लेकिन पहले के समय में हमने देखा है काफी डिले इसको लेकर हुआ और काफी तरह की खबरें पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सामने आई। क्या कुछ आप देख रहे हैं अब ये तारीखें आने के बाद आगे बीजेपी के लिए किस तरह से तैयारियां और चुनौतियां होंगी, कांग्रेस के लिए क्या होगा? हो रही थी और हम देख रहे थे कि हमारे पड़ोसी राज्यों में चुनाव हो गए थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो चुके थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण की वजह से मामला अटका हुआ था। तो सरकार ने पिछली बार जो कमलनाथ सरकार ने जो आरक्षण पद्धति लागू की थी उसको रद्द कर दिया था और अभी 14 को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण के ऐलान कर दिया था। तो निश्चित तौर पर लगातार मांग उठ रही थी और कोरोना की वजह से भी ये चुनाव टलते जा रहे थे। तो अब सरकार ने तय कर लिया था कि चुनाव कराएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट को जानकारी दे दी थी कि हमारी पूरी तैयारी है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और आज इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान भी कर दिया, तारीखों का भी ऐलान हो गए। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि अब चुनाव के नजदीक होना ही है, मतलब चुनाव होने ही जा रहे हैं अब। और कांग्रेस पिछले 2 दिनों से लगातार चुनाव रद्द करने की मांग कर रही थी। ओमिक्रॉन के बहाने उनका कहना था कि फिर से चुनाव न कराए जाएं, इससे कोरोना की तीसरी लहर फैलने की आशंका है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं पंचायत स्तर तक, चाहे आदिवासी वर्गों को साधने की बात हो, चाहे दलितों को साधने की बात हो, तो उसके हिसाब से जो तैयारियां चल रही थी, कांग्रेस ने भी पहले तैयारियां की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब लगा कि जब भाजपा आगे निकलती जा रही है तो कांग्रेस ने एक तरह से मांग शुरू कर दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखकर ये चुनाव रद्द कर दिया जाए। चूंकि अब चुनावों का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही दल चुनावी मैदान में होंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव हो, ये किसी चुनाव चिन्ह पर, राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं। यहाँ पे ना कांग्रेस आमने सामने होती है, ना भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं किसी दल के नहीं देते, बिना दलीय व्यवस्था के चुनाव होते हैं। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कितने लोग भाजपा समर्थित चुनाव मैदान में हैं, कितने लोग कांग्रेस समर्थित चुनाव में हैं और कितने भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज हुए हैं। तो इस कारण दोनों ही दलों में ये रस्साकसी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों पर उनका कब्जा हो, इसका फायदा वो आगे जाकर विधानसभा चुनाव में उठा सकें। तो निश्चित तौर पर अब हम देखेंगे कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो राजनीतिक दलों की भी सक्रियता बढ़ जाएगी और चुनावी माहौल बनते नजर आएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, चुनावी माहौल बनते हुए नजर आएगा और आपने बताया कि किसी तरह से दलों का ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन फिर भी दलों का किसी न किसी तरह का इंटरेस्ट जरूर होता है, कितने समर्थित लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस चुनाव से भी काफी हद तक ये समझने की, ये आंकलन करने की कोशिश की जाती है कि जनता, जो ग्रामीण अंचलों की जनता है, जो कहा जाता है कि बिग वोट बैंक होता है, ये किस दल के साथ है। तो क्या यहाँ से हम ऐसा भी समझे कि ये चुनाव आने वाले समय के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे? निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरपंच उनके समर्थित रहें, ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायतों पर उनका कब्जा रहे, ताकि एक माहौल ना बने कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। और विपक्षी दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता विरोधी जो समर्थक हैं वो सत्ता विरोधी लोग जीतें और उनके पक्ष के लोग जीतें, तो वो एक माहौल बना सकें कि पंचायतों में या ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे महंगाई को लेकर, चाहे खाद बीज को लेकर नाराजगी है और इस कारण इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो ये एक तरह से संकेत मिल जाता है सरकार को भी मिल जाता है और विपक्ष को भी संकेत मिल जाता है कि मतदाताओं का मूड क्या है, मतदाता सरकार के पक्ष में है या सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो इससे आगे जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें एक मदद मिल जाती है, उस हिसाब से आप रणनीति बनाने लगते हैं राजनीतिक दल। यदि हम देखेंगे पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ तो उनकी रणनीति फिर बदली
बदली हुई नजर आएगी। यदि कांग्रेस को नुकसान हुआ तो वो अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे विधानसभा में कि किन मुद्दों पर जनता का रुझान क्या है। ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन से मुद्दे जनता में प्रभावी हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्या किसानों की समस्या प्रमुख मुद्दा बची है कि नहीं बची है, खाद की समस्या मुद्दा बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देखने की बात होगी। बिजली, पानी, सड़क से इतर वहां पे जो किसानों से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर भी एक तरह से रुझान आ जाता है दोनों ही दलों के पास कि जनता में या किसान में खासकर कौन से मुद्दे प्रभावी हो रहे हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिनमें उन्हें और बेहतर करने की जरूरत है जिससे उनके पक्ष में मतदाता जाए। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो मतदाताओं को पक्ष में करना, ज्यादा से ज्यादा सरपंच पार्टियां चाहती हैं कि दल चाहते हैं कि उनके हों, और इसी लिहाज से आप देखिए कि अब ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर काफी इस चुनाव में पैच था, लेकिन अब जैसे जैसे तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अब पैच जो फंसा था वो भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ चुका है। 6 तारीख को पहले चरण में वोटिंग पड़ेगी। उसके अलावा आपको बता दें 6 तारीख के बाद 28 फरवरी, ये 28 जनवरी ये दूसरा चरण होगा जब वोटिंग पड़ेगी अलग अलग जनपदों पर। और पहले राउंड में जो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर इनको रखा गया है। 48 घंटे पहले बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। 85 जनपद होंगे पहले चरण में। 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। और साफ बताते हुए, क्योंकि इतना डिले इसलिए भी हुआ, कोरोना महामारी की वजह से लगातार पैंडेमिक को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बताया गया कि क्योंकि कोरोना था इसकी वजह से भी चुनाव नहीं कराए जा सके थे। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उपचुनाव हो गए हैं तो पंचायत चुनाव में भी किसी तरह की कोई अटकलें नहीं होंगी। और तारीखों का ऐलान हुआ, देखिए 6 तारीख 6 जनवरी पहले चरण के लिए रखा गया है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हुआ है। और क्योंकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना इसलिए भी बताया गया कि जैसे जैसे आगे तारीखें बढ़ेंगी वैसे वैसे ईवीएम भी उसमें बुक होती जाएंगी, और इसलिए जितनी ईवीएम है उसी हिसाब से उन्हें अलग अलग चरण में चुनाव को, जनपदों को बांटा गया है। पहले चरण में देखिए 6 जनवरी को जो पहला चरण जिसको लेकर वोटिंग होगी उसमें 85 जनपदों में वोटिंग होगी। दलों से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं चुनाव, लेकिन दलों का ताल्लुक इसमें इसलिए होता है, इंटरेस्ट इसलिए होता है कि हर दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थित सरपंच जनपदों में बैठे। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि पार्टियों की भी कि ज्यादा से ज्यादा जनपद उनके खाते में आए या उनके समर्थित लोग जीते। और इसीलिए काफी अब देखेंगे आने वाले समय में किस तरह का सियासी माहौल मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखेगा। तो आदर्श आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है। 13 तारीख को नामांकन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। 13 दिसंबर को आपको नामांकन पत्र मिल सकता है अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना कैंडिडेचर बताना चाहते हैं, उम्मीदवारी अपनी बताना चाहते हैं, तो 13 तारीख से नामांकन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 6 तारीख वो दिन होगा जब वोट पड़ेंगे और उससे 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 जनवरी, उसके बाद 28 जनवरी और उसके बाद 13 फरवरी। और इसके पहले आप जो निर्वाचन फॉर्म होते हैं, आप नामांकन भरने की बात की जाती है, वो आप 13 तारीख को 13 दिसंबर को ले सकते हैं।